क्या आप जानते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स जिनको हम खलाबाज कहते हैं वो स्पेस में हर लम्हा हर सेकंड अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। ना तो उनके पैरों के नीचे कोई जमीन होती है और ना ही कोई कुर्सी उनको सहारा देती है और ना ही कोई चीज उनके हाथ से छूट के जमीन पर गिरती है। हैरत अंगेज बात तो यह है कि उन पर ग्रेविटी भी एक्ट कर रही होती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो स्पेस में अपने आप को वेटलेस क्यों महसूस करते हैं। इसी वंडरफुल फैक्ट को जानने के लिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल वेटलेसनेस इन सैटेलाइट्स। और ये आर्टिकल 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 3 सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन के आर्टिकल नंबर 3.3 का ही एक सब आर्टिकल है, वेटलेसनेस इन सैटेलाइट्स। इससे पहले कि आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकें। और आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, वेटलेसनेस इन सैटेलाइट्स। यहां पर सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर ये वेट है क्या चीज। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि वेट का मतलब क्या है, एक्चुअली वेट है क्या चीज। इससे पहले कि हम ये समझें कि वेट का क्या मतलब है, वेट क्या चीज है, हमें देखना पड़ेगा कि मैस और वेट ये किस तरह की क्वांटिटीज हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का इसके बारे में बिल्कुल रॉन्ग सा कंसेप्ट होता है, लेकिन आज एकदम मैं इस चीज को आपके लिए क्लियर करने वाला हूं कि मैस और वेट में एक्चुअली डिफरेंस क्या है, ये किस तरह से डिफरेंट क्वांटिटीज हैं। पहली बात तो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि वेट का जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन। मैस का यूनिट क्या है, किलोग्राम। इनकी यूनिट्स ही डिफरेंट है, ये फोर्स है और ये क्वांटिटी ऑफ मैटर है, यानी दोनों चीजें डिफरेंट थिंग्स हैं। देखिए यहां पर ये बुक 11th क्लास की बुक मैंने हाथ में उठाई हुई है, इसका मैस कितना है ये बताएगा कि इसमें कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर है। इसको मैं जहां भी ले जाऊं इसका मैस सेम रहेगा, मैस कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसमें जितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर है वो तो सेम रहेगी। भाई जितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर यूज हुई है इसको बनाने में वो तो चेंज नहीं हो सकती ना, वो तो उतनी ही रहेगी। इसका मतलब है कि जो मैस है वो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन बात आती है कि वेट क्या चीज है। देखिए अर्थ हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। मैं यहां पर खड़े होकर आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, यहां पर कैसे खड़ा हूं, क्योंकि अर्थ मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ये बुक मैंने यहां पर उठाई हुई है, ये किस तरह से अपनी पोजीशन मेंटेन किए हुए है, क्योंकि इस पर अर्थ एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। और यही जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है जो कि इस बुक पर अर्थ लगा रही है, उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, इस बुक का वेट है। बात को जरा समझिए, ये बुक मैंने अपने हाथ में उठाई हुई है, इसको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, यानी इसके ऊपर क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। लेकिन इतनी ही अपवर्ड फोर्स ऊपर मैं भी लगा रहा हूं ना, जिसकी वजह से ये बुक अपनी इस पोजीशन पे मेंटेन्ड है। अब ये जो अपवर्ड पुश मैंने देकर रखा हुआ है इसको हम कहते हैं सपोर्टिंग फोर्स। क्या कहते हैं, सपोर्टिंग फोर्स, या फिर इसका दूसरा नाम होता है नॉर्मल फोर्स। क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स या फिर सपोर्टिंग फोर्स। अब बात समझने वाली ये है कि ये जो चीज है वेटलेसनेस, इसका क्या मतलब है। सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के ज़हनों में पाई जाती है कि वेटलेसनेस का मतलब है कि वेट नहीं है। भाई इसका ये मतलब नहीं है। वेटलेसनेस से हरगिज ये मुराद नहीं है कि वेट जीरो है या ग्रेविटी जीरो है। ग्रेविटी जीरो नहीं, ऐसा नहीं है। वेट जीरो ऐसा भी नहीं है। तो फिर वेटलेसनेस क्या चीज है। जब मैं ये कह रहा हूं कि वेटलेसनेस का ये मतलब भी नहीं है कि वेट जीरो है और ये मतलब भी नहीं है कि वहां पर ग्रेविटी भी जीरो है, तो फिर इस वेटलेसनेस का क्या मतलब है। मैं आपको बहुत ही आसान एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। यूजुअली स्टूडेंट्स के माइंड में एक मिसअंडरस्टैंडिंग सी बिल्ड हो जाती है और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार जब वेटलेसनेस का मतलब ये भी नहीं है और ये भी नहीं है तो फिर इसको वेटलेसनेस क्यों कह रहे हो। तो ये वाली मिसअंडरस्टैंडिंग जो है ना, ये आज मैं आपकी कंफ्यूजन 100% एकदम दूर करने वाला हूं। मान लीजिए ये एक चेयर है। क्या है, ये एक चेयर है, बस जैसी भी बना ली है आप इसको मान लीजिए ये एक चेयर है। इस पर यहां पर आप बैठे हुए हैं, मान लीजिए इस पर ये बैठे हुए हैं आप। अब यहां पर एक्चुअली
जो अर्थ है वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अब चेयर ने क्या किया हुआ है, चेयर ने कांस्टेंट आपको इस तरह से अपवर्ड पुश देकर रखा हुआ है कि आपकी पोजीशन चेयर पर मेंटेन्ड है, आप जमीन पर नीचे नहीं गिर रहे। यानी आपने तो कुछ नीचे फोर्स अप्लाई की है, लेकिन चेयर ने क्या किया हुआ है, आपको अपवर्ड फोर्स दी हुई है, जो कि क्या है, नॉर्मल फोर्स। क्या है, नॉर्मल फोर्स, और इसको हम क्या कहते हैं, Fn। अब प्यारे बच्चों यहां पर बात समझने वाली है। अगर मैं ये कहता हूं कि यहां पे चेयर के नीचे जमीन नहीं है, बल्कि ये चेयर स्पेस में है, किधर है, चेयर स्पेस में है, और कॉन्स्टेंटली ये चेयर नीचे फॉल कर रही है, यानी फ्रीली फॉल कर रही है ये चेयर जमीन की तरफ, नीचे की तरफ। अब क्या होगा, ये चेयर भी फॉल करेगी नीचे और आप भी नीचे फॉल करेंगे। अब चेयर भी क्या कर रही है, नीचे फॉल कर रही है, आप भी नीचे फॉल कर रहे हैं, और सेम वैल्यू ऑफ जी के साथ फॉल कर रहे हैं। जिस वैल्यू ऑफ जी के साथ ये फॉल कर रही है, उसी वैल्यू ऑफ जी के साथ आप भी नीचे क्या कर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं। यानी सेम एक्सेलरेशन के साथ चेयर भी नीचे आ रही है, सेम एक्सेलरेशन के साथ आप भी नीचे आ रहे हैं। अब देखें, चेयर नीचे आ रही है, आप भी नीचे आ रहे हैं। अब क्या चेयर का कोई अपवर्ड पुश होगा, चेयर का अपवर्ड पुश नहीं होगा ना, यानी यहां पर फिर अपवर्ड पुश खत्म हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे चेयर नीचे आ रही है आप भी चेयर के साथ साथ नीचे आ रहे हैं, यानी चेयर आपको ऊपर की तरफ पुश नहीं कर रही। पहले जब चेयर जमीन पर पड़ी हुई थी तो ये आपको ऊपर की तरफ पुश कर रही थी, इसकी वजह से आपकी पोजीशन चेयर पर क्या थी, मेंटेन थी। अब हम इस कंडीशन को कहते हैं कि आप फ्लोट कर रहे हैं, जैसे जैसे चेयर नीचे आ रही है आप भी नीचे आ रहे हैं, यानी अपवर्ड पुश जो है चेयर का वो यहां पर खत्म हो चुका है। इट्स मीन जो Fn नॉर्मल फोर्स है जो चेयर आप पर अप्लाई कर रही थी, वो नॉर्मल फोर्स क्या हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। अब इसी एग्जांपल को थोड़ा सा और एक्सपेंड करके जरा समझते हैं। मान लीजिए ये एक डब्बा है, क्या मान लीजिए ये एक डब्बा है, बस घी वाला डब्बा नहीं कंसिडर करना, नॉर्मल डब्बा कंसिडर करना है। और इसके साथ ये कंसिडर कीजिए कि यहां पर एक स्प्रिंग बैलेंस अटैच्ड है इस डब्बे की सीलिंग के साथ। क्या मान लीजिए इस डब्बे की सीलिंग के साथ स्प्रिंग बैलेंस अटैच्ड है। अब स्प्रिंग बैलेंस किस तरह का होता है, इस तरह का होता है। इससे हम क्या करते हैं, वेट को मेजर करते हैं। अब यहां पर मैंने कोई बॉडी अटैच करके रखी है, मान लीजिए। अब लेट्स से ये जो बॉक्स है ये जमीन पर पड़ा हुआ है, अब इसका वेट कितना है ये स्प्रिंग बैलेंस बता रहा होगा, ऑब्वियसली बता रहा होगा ना। अब मान लीजिए कि इस डब्बे को मैं स्पेस में ले जाकर छोड़ देता हूं और ये डब्बा सीधा जमीन की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ। कितनी एक्सेलरेशन के साथ भाई, नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, लेट्स से जी है वो। अब मैं यहां पे ये नहीं कह रहा कि जी की वैल्यू 9.8 है, क्या है, कुछ भी नहीं, बस जी के साथ नीचे मूव कर रहा है, ये कुछ एक्सेलरेशन है इसके साथ नीचे मूव कर रहा है। यहां पर अब देखिए कि ये डब्बा भी नीचे मूव कर रहा है, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि इसको हमने स्पेस में ले जाकर छोड़ा हुआ है, नीचे जमीन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अब जितनी एक्सेलरेशन के साथ ये पूरा डब्बा नीचे मूव कर रहा है, इतनी ही एक्सेलरेशन के साथ प्यारे बच्चों ये वाला स्प्रिंग बैलेंस भी नीचे मूव कर रहा है, इतनी ही एक्सेलरेशन के साथ ये वाली बॉडी भी नीचे मूव कर रही है। तो उस वक्त यहां पर स्प्रिंग बैलेंस जो रीडिंग शो करता है वो जीरो शो करता है। देखिए अर्थ पर तो वो रीडिंग शो कर रहा था, इसका वेट शो कर रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि उतनी ही एक्सेलरेशन के साथ ये जो स्प्रिंग बैलेंस है ये भी नीचे मूव कर रहा है, ये जो डब्बा है पूरा ये भी जी के साथ मूव कर रहा है, ये जो बॉडी है ये भी जी के साथ मूव कर रही है। अब यहां पर एक और भी कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग में आपको क्लियर करने वाला हूं। वेट को मेजर करना है तो मैं क्या करूंगा, यहां पर इस बाप को अटैच करूंगा। अब यहां पर ये मुझे क्या बता रहा है, वेट बता रहा है। वेट किस तरह से बता रहा है, देखिए जब यहां पर मैंने इस बॉडी को अटैच किया है, इस बॉडी को हैंग किया है, इस बॉडी को अर्थ अपनी तरफ पुल कर रही थी, जिसकी वजह से यहां पर इस स्प्रिंग में, जो इस स्प्रिंग बैलेंस में है, उसमें टेंशन क्रिएट हुई है। अब टेंशन की डायरेक्शन क्या होती है, वेट की डायरेक्शन नीचे की तरफ, टेंशन की डायरेक्शन ऊपर की तरफ। ऑलरेडी मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, पहले लेक्चर्स में मैंने भी बताया हुआ है। अब यहां पर क्या है कि इस स्प्रिंग में टेंशन फोर्स है जो कि अपवर्ड एक्ट कर रही है, और यही क्या है, नॉर्मल फोर्स है। अब यहां पर अगर मैं ये कहूं कि इस बॉडी का जो वेट है एक्चुअली वो टेंशन दी स्प्रिंग है, क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस आपको क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये स्प्रिंग कितना स्ट्रेच हुआ है। स्प्रिंग जितना ज्यादा स्ट्रेच होगा इसका पॉइंटर इतना ही नीचे की तरफ होगा। इसका मतलब है कि स्प्रिंग बैलेंस ये बता रहा है कि स्प्रिंग कितना स्ट्रेच हुआ है, स्प्रिंग में कितनी टेंशन है। तो यहां से मैं ये चीज कंक्लूड कर सकता हूं ना कि ये जो बॉडी है इसका वेट कितना है, जितनी की स्प्रिंग में टेंशन है, कि वेट इतना है जितनी की अपवर्ड नॉर्मल
फोर्स है। अब यहां पर क्या था कि ये बॉडी भी नीचे मूव कर रही थी, ये स्प्रिंग बैलेंस भी नीचे मूव कर रहा था, क्योंकि पहले यहां पर अर्थ पे तो क्या है कि स्प्रिंग बैलेंस में अपवर्ड टेंशन फोर्स है, लेकिन यहां पर तो ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो अपवर्ड टेंशन फोर्स तो फिर कैंसिल हो जाएगी ना, खत्म हो जाएगी। यानी इसका मतलब है कि जो इसका पॉइंटर होगा वो 0 पर रह जाएगा। अब यहां पर क्या मतलब है, यहां पर क्या मतलब है कि जो स्प्रिंग में टेंशन थी वो क्या हो गई है, 0 हो गई है। स्प्रिंग में अब कोई टेंशन नहीं है क्योंकि ये फ्रीली फॉल कर रहा है, जिस जी के साथ जे फॉल कर रहा है उसी जी के साथ जी भी फॉल कर रहा है। जैसे यहां पे चेयर भी नीचे फॉल कर रही थी, आप नीचे फॉल कर रहे थे, चेयर आपको कोई जरा सा भी ऊपर पुश नहीं दे रही थी। इसी तरह से यहां पर इसमें जो स्प्रिंग है वो भी इसको ऊपर की तरफ अब नहीं खींच रहा, स्प्रिंग में कोई टेंशन अब नहीं है, क्योंकि जिस जी के साथ ये वाली बॉडी नीचे मूव कर रही है उसी जी के साथ ये स्प्रिंग बैलेंस भी नीचे मूव कर रहा है, उसी जी के साथ ये वाला डब्बा भी नीचे मूव कर रहा है। तो यहां से मालूम ये हुआ कि स्प्रिंग में जो अपवर्ड नॉर्मल फोर्स थी, यानी अपवर्ड सपोर्टिंग फोर्स थी Fn, वो क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। तो यही जो कंडीशन है ना जिसमें हम कहते हैं कि सपोर्टिंग फोर्स 0 हो गई है, उस कंडीशन को हम कहते हैं वेटलेसनेस। अब यहां पे आपने क्या देखा, क्या यहां पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं एक्ट कर रही थी? तो ये बात कहना 100% गलत है कि ग्रेविटी यहां पर नहीं है, ग्रेविटी 0 हो गई है। ये बात कहना भी 100% गलत है कि यहां पर वेट 0 हो चुका है, वेट भी यहां पर प्रेजेंट है, ग्रेविटी भी यहां पर प्रेजेंट है। बट अपेरेंटली जब यहां पर ये वाली बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है, इसी तरह स्प्रिंग बैलेंस भी नीचे की तरफ मूव कर रहा है, जिसकी वजह से पॉइंटर क्या है, 0 पर आ चुका है, जो कि ये शो कर रहा है कि अब सपोर्टिंग फोर्स, ये जो टेंशन है स्प्रिंग में वो क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। देखिए यहां से अगर मैं ना इसको स्पेस से नीचे फेंकूंगा तो क्या होगा कि ये भी इसी तरह नीचे मूव करेगा, ये भी उसी जी के साथ नीचे मूव करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि कुछ इसी कंडीशन में नीचे आते रहेंगे। क्योंकि अभी क्यों मैं ये कर रहा है, क्योंकि इसको नीचे की तरफ खींच रहा है। अब जब स्पेस से छोड़ूंगा ये भी इसी जी के साथ नीचे आएगा, ये भी इसी जी के साथ नीचे आएगा, तो ऑब्वियसली कोई वैल्यू नहीं ना शो करेगा। तो यहां पर मैंने यही कहा है कि कोई वैल्यू नहीं शो करेगा, इसका पॉइंटर 0 पर रहेगा, यानी जो टेंशन इन दी स्प्रिंग है वो नहीं होगी, वो 0 हो जाएगी। यही जो कंडीशन है Fn = 0, इसको हम कहते हैं वेटलेसनेस। इसको क्या कहते हैं, वेटलेसनेस। अब जब हमने बात करनी है कि सैटेलाइट्स में वेटलेसनेस होती है, तो फिर हमने क्या प्रूव करना है यहां पे कि जो सपोर्टिंग फोर्स है वो क्या है, 0 है। इट्स मीन इस आर्टिकल का मकसद ही यही है, इस आर्टिकल का रिजल्ट यही होगा कि हम सैटेलाइट्स को कंसीडर करते हुए इस Fn को 0 प्रूव करके दिखाएंगे। जब ये 0 प्रूव हो जाएगा तो हम कहेंगे कि यहां पर वेटलेसनेस की कंडीशन है। तो यहां पर आपको बात समझ आ चुकी है, उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आई होगी। जिस तरह यहां पर मैंने आपको बताया था कि जब ये चेयर जितनी जी के साथ नीचे मूव कर रही है, इतनी जी के साथ बॉडी नीचे मूव कर रही है। अब चेयर आपको पुश नहीं कर रही, पहले वेट क्या था, मैंने बताया था आपको कि जितनी चेयर आपको ऊपर पुश कर रही है इतना ही आपका क्या है, वेट है। लेकिन अब चेयर ऊपर पुश नहीं कर रही, यानी Fn 0 है, तो फिर ये बन गई ना वेटलेसनेस की कंडीशन। तो इसी को हम कहते हैं वेटलेसनेस। तो चलिए अब यहां पर हम देखते हैं कि सैटेलाइट्स में किस तरह से वेटलेसनेस होती है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किसी भी सैटेलाइट को रॉकेट के जरिए उसके ऑर्बिट में लॉन्च किया जाता है। तो यहां पर भी हमने यही लिखा है, व्हेन ए सैटेलाइट इज लॉन्च्ड बाय रॉकेट इनटू इट्स डिजायर्ड ऑर्बिट। देखिए अब रॉकेट के जरिए सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया, वो अपने ऑर्बिट में मूव करना स्टार्ट हो गया है। जब वो अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है अर्थ के अराउंड, तो वहां पर उस सैटेलाइट में जो कुछ भी है वो सब कुछ वेटलेसनेस एक्सपीरियंस कर रहा है। और अब तो जब मैं वर्ड लूंगा वेटलेसनेस, आपको फौरी तौर पर समझ जाना चाहिए कि सपोर्टिंग फोर्स क्या हो जाएगी, 0 होगी वहां पर। तो इस केस में फिर सपोर्टिंग फोर्स कैसे 0 होगी, ये तो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। दिस फिनोमेना अकर बिकॉज द सैटेलाइट इज एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एज ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। देखें मैंने आपको क्या बताया था कि वेटलेसनेस कोई भी चीज कब एक्सपीरियंस करती है, जब वो फ्रीली फॉल कर रही हो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। जैसे यहां पर मैंने आपको एक बॉक्स की एग्जांपल दी थी। अब वहां पे क्या हो रहा था, वो बॉक्स भी फ्रीली फॉल कर रहा था, उसमें जो स्प्रिंग बैलेंस था वो भी फ्रीली फॉल कर रहा था, बॉडी फ्रीली फॉल कर रही थी। यहां पर जो चेयर की और पर्सन की एग्जांपल दी थी उसमें भी क्या था, चेयर भी फ्रीली फॉल कर रही थी, पर्सन फ्रीली फॉल कर रहा था, जिसकी वजह से हमने कहा था कि चेयर उस पर कोई अपवर्ड फोर्स नहीं लगा रही। यानी सपोर्टिंग फोर्स क्या है, 0 है, वो वेटलेसनेस एक्सपीरियंस कर रहा है पर्सन। तो यहां पर भी हमने कहा है कि जो वेटलेसनेस का फिनोमेना है ये क्यों अक्कर होता है सैटेलाइट में, क्योंकि सैटेलाइट जो है वो एक्सेलरेट कर रहा होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एज ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, यानी हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ फॉल कर रहा होता है।
आप कहेंगे सर अगर सैटेलाइट हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ फॉल कर रहा होता है तो उसको तो फिर गिर जाना चाहिए अर्थ पर, क्यों नहीं गिरता? तो चलिए इसका भी रीजन आपको देते हैं जरा। मान लीजिए यहां पर ये अर्थ है, क्या मान लीजिए यहां पर ये अर्थ है, सपोज कर लीजिए कि यहां पर क्या है, अर्थ है, और यहां पर क्या है, सैटेलाइट है। क्या है यहां पर, ये सैटेलाइट है, और ये मान लीजिए कि जो सैटेलाइट है ये नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ ही है। अब यहां पर अगर इस सैटेलाइट को हम थोड़ी सी वेलोसिटी देते हैं लेट से, तो क्या करेगा, ये यहां से होता हुआ यहां पर आकर जमीन को टच कर जाएगा, अर्थ को टच कर जाएगा। देखिए इस तरह से मैं यहां से एक स्टोन फेंकता हूं, थोड़ा सा आगे जाकर वो क्या करेगा, गिर जाएगा। सिमिलरली यहां पर अगर इस सैटेलाइट को यहां से कुछ वेलोसिटी देकर आगे थ्रो किया जाता है तो ये क्या करेगा, वापस यहां पर आगे गिर जाएगा। अगर मैं इससे थोड़ी सी ज्यादा वेलोसिटी इसको देता हूं तो ये क्या करेगा, यहां से नहीं तो ये यहां पर आके गिर जाएगा, ऐसा ही होगा, यहां पर आके गिर जाएगा। जैसे मैं किसी स्टोन को थोड़ी ज्यादा वेलोसिटी के साथ फेंकता हूं, इनिशियल वेलोसिटी थोड़ी सी ज्यादा देता हूं तो वो थोड़ा आगे जाकर गिर जाएगा। लेकिन अगर मैं इससे भी और ज्यादा वेलोसिटी दूं और इतनी वेलोसिटी दूं कि ये जो सैटेलाइट है इसका पाथ जो है, सर्कुलर पाथ, उसका कर्वेचर ऑफ द अर्थ से मैच कर जाए, तो किस तरह से होगा कि ये हमेशा अर्थ को मिस करता हुआ अपने इस सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता जाएगा। और यही जो वेलोसिटी थी इसकी हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि ये कौन सी वेलोसिटी है, क्रिटिकल ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी ये वो मिनिमम वेलोसिटी जिसके साथ ये सैटेलाइट अर्थ के अराउंड मूव करेगा। अगर कम वेलोसिटी होगी तो यहाँ पे आगे फॉल कर जाएगा, थोड़ी सी ज्यादा होगी यहाँ पे आगे फॉल कर जाएगा। अगर वो इतनी इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट कर दे कि ऐसा सर्कुलर पाथ फॉलो करे कि उस सर्कुलर पाथ का कर्वेचर और कर्वेचर ऑफ द अर्थ आपस में मैच कर जाए, तो उस केस में क्या होगा कि ये अर्थ को हमेशा मिस करता जाएगा और इस तरह से अपना सर्कुलर पाथ फॉलो करता रहेगा। क्योंकि देखें यहां से अर्थ भी तो ये कर्व्ड है, तो ये इसी तरह का पाथ फॉलो करता जाएगा। अगर यहां से अर्थ कर्व ना होती तो फिर शायद ये हिट कर जाता, लेकिन क्या करता है, यहां से मिस कर जाता है क्योंकि ये कर्वेचर है, तो इस तरह से यहां से मिस करता जाएगा और इस तरह से ये सर्कुलर पाथ में क्या कर देगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब एक्चुअली क्या है कि ये कॉन्स्टेंटली अर्थ की तरफ फॉल कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ एज ए फ्री फॉलिंग बॉडी, ये फॉल कर रहा है, मगर इसके पास इनिशियल वेलोसिटी ऐसी है कि जो सर्कुलर पाथ ये फॉलो करता है उसका कर्वेचर ऑफ अर्थ से मैच कर जाता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, इस तरह से कांस्टेंट अपने सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करना स्टार्ट कर देता है इस तरह से। तो यहां से आपको ये बात समझ आ गई। अब यहां पर फिर देखें ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है इसका सेंटर क्या होगा, इधर होगा, और यहां पर ये जो फोर्स इसको सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कराई जा रही है वो कौन सी फोर्स है, ऑब्वियसली सेंट्रीपिटल फोर्स है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहां पर ये सेंट्रीपिटल फोर्स, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर इनवर्ड होगी, जैसे पहले भी मैं आपको बहुत मर्तबा बता चुका हूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड होगी। सिमिलरली यहां पर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो भी क्या होगी, इनवर्ड होगी, और जब नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ होता है तो उसको हम जी की इक्वल लेते हैं। ये सारी बातें हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में क्लियर कर चुके हैं। तो यहां पर अब हमने देखना ये है कि ये जो सैटेलाइट अब अपने ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है, इसमें जो कुछ भी है वो वेटलेसनेस एक्सपीरियंस कर रहा है। तो वो क्यों कर रहा है, पहला रीजन तो हमने ये दे दिया ना कि वो कॉन्स्टेंटली फ्रीली फॉल कर रहा है अंडर दी एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो जब कॉन्स्टेंटली कोई भी बॉडी फ्रीली फॉल करती है तो वहां पर हमने क्या कहा था कि जो स्पोर्टिंग फोर्स Fn है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इस आर्टिकल में अब हम यही प्रूव करने जा रहे हैं कि जो स्पोर्टिंग फोर्स है जो इस सैटेलाइट पर एक्ट कर रही है वो 0 हो जाएगी। जब वो 0 हो जाएगी तो यहां से प्रूव हो जाएगा कि इस सैटेलाइट में जो कुछ भी है वो क्या कर रहा है, वेटलेसनेस एक्सपीरियंस कर रहा है। अभी हमने यहां पर नेक्स्ट हेडिंग लगा दी है, फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इनसाइड द सैटेलाइट। यहां पर अब हम ये वाली डायग्राम कंसीडर कर रहे हैं। देखिए इसमें यहां पर ये अर्थ है, यहां पर ये क्या है, अर्थ है, और ये ऑर्बिट है जिसमें सैटेलाइट मूव कर रहा है। ये जो आपको डब्बा नजर आ रहा है ना, ये वाला डब्बा, दिस इज द सैटेलाइट, और ये जो सैटेलाइट है इसका मैस है कैपिटल M। क्या है इसका मैस, कैपिटल M। और ये जो बॉडी है इसका मैस क्या है, स्मॉल m, यानी सैटेलाइट में एक बॉडी है जिसका मैस क्या है, स्मॉल m। अब देखिए यहां पर ये अर्थ है, जो सैटेलाइट है जिसका मैस कैपिटल M है वो इस डायरेक्शन में यानी इस तरह से अर्थ के अराउंड अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है। यहां पर इस सैटेलाइट की जो लीनियर वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो क्या है, v, और उसकी डायरेक्शन टेंजेंट टू दी सर्कल है, जिस तरह के लास्ट लेक्चर्स में मैं आपको बताता रहा हूं। अब यहां पर देखिए ये सैटेलाइट इस तरह से मूव कर रहा है, इस सैटेलाइट का मैस कितना है, कैपिटल M,
और इसका मैस कितना है, जो बॉडी है अंदर स्मॉल m। अब यहां पर हम एज्यूम ये कर रहे हैं कि ये जो बॉडी है ये इस सैटेलाइट की सीलिंग के साथ एक स्प्रिंग बैलेंस से अटैच की हुई है। किस तरह से कि ये एक स्प्रिंग बैलेंस है जो कि सीलिंग ऑफ द सैटेलाइट, ये जो सैटेलाइट है इसकी सीलिंग के साथ इसको इस तरह से अटैच किया गया है और स्प्रिंग बैलेंस के साथ नीचे वो बॉडी है इस तरह से स्प्रिंग बैलेंस के साथ जी नीचे क्या है, बॉडी है। अब ये जो बॉडी है जो कि स्प्रिंग बैलेंस के साथ हमने हैंग की हुई है, अटैच की हुई है, इसका मैस कितना है, स्मॉल m, जबकि सैटेलाइट का मैस कितना है, कैपिटल M। तो यहां पर हमने यही बात लिखी है, कंसिडर सैटेलाइट ऑफ मैस m रिवॉल्विंग इन इट्स ऑर्बिट ऑफ रेडियस r अराउंड द अर्थ। कहता है कि एक सैटेलाइट कंसिडर करें जिसका मैस कैपिटल M है, जो कि अर्थ के अराउंड अपने ऑर्बिट में इस तरह से मूव कर रहा है v वेलोसिटी के साथ। अब यहां पर फिर वही वाली सारी हमने बात करनी है जो कहानी पहले मैं आपको बता चुका हूं। देखिए जब ये बॉडी इस तरह से स्प्रिंग बैलेंस के साथ अटैच्ड होगी, अब देखें स्प्रिंग में क्या है, टेंशन है, टेंशन भी क्या है, एक फोर्स है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड फोर्स। इसको हम क्या कह रहे हैं, नॉर्मल फोर्स Fn, जिस तरह पहले मैं आपको बता चुका हूं। देखिए अब ये जो बॉडी है इसका वेट क्या है, वेट इसका क्या है, जो टेंशन इन दी स्प्रिंग है, क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस क्या बताता है कि स्प्रिंग में कितनी टेंशन है वही नोट करके देता है। इसका मतलब है कि जो इस बॉडी का वेट है वो टेंशन इन दी स्ट्रिंग के इक्वल है। इसी तरह से बात हुई। तो यहां पर देखिए कि ये जो स्प्रिंग है इसमें टेंशन है, टेंशन क्या है, ये भी एक फोर्स होती है जिसको यहां पर हम सपोर्टिंग फोर्स कह रहे हैं, Fn है वो। अब यहां पर ये जो बॉडी है जिसका मैस स्मॉल m है, इसको अर्थ अपनी तरफ पुल कर रही है। अब जिस फोर्स के साथ अर्थ इस बॉडी जिसका मैस स्मॉल m है इसको पुल कर रही है, उसका वेट कितना होगा, W = mg, क्योंकि यही जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है इस बॉडी पर लग रही है, क्योंकि ये बाप अभी यहां पर मैंने उठाया हुआ है, इसका वेट कितना है, जितनी इस पर अर्थ फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा रही है वही इसका वेट है। सिमिलरली यहां पर इस पर जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है वही उस बॉडी का वेट है। तो यहां पर इसका वेट कितना होगा, W, और W = mg होता है, यानी ये वाला m और g। अब यहां पर एक्चुअली जो Fg है ये क्या है, ये इस सैटेलाइट और इस अर्थ के दरमियान जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, क्योंकि हर दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो मैं आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो यहां पर देखिए अब हमने क्या प्रूव करना है कि जो कुछ भी इनसाइड द सैटेलाइट है वो वेटलेसनेस एक्सपीरियंस कर रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि हम क्या प्रूव करेंगे यहां पर कि Fn 0 है। अगर हम यहां से ये प्रूव कर दें कि Fn 0 है तो फिर ये बात प्रूव हो जाएगी कि ये जो बॉडी है जिसका मैस स्मॉल m है जो कि सैटेलाइट में है, ये वेटलेसनेस एक्सपीरियंस कर रही है। तो यहां पर हमने फिर क्या लिखा, ए बॉडी ऑफ मैस m इनसाइड द सैटेलाइट इज सस्पेंडेड बाय स्प्रिंग बैलेंस। जैसे मैंने आपको बताया कि ये बॉडी जिसका मैस स्मॉल m है इसको हमने एक स्प्रिंग बैलेंस से सस्पेंड किया हुआ है, और स्प्रिंग बैलेंस क्या है, ये यहाँ पर सीलिंग ऑफ दिस सैटेलाइट के साथ अटैच्ड है। तो क्या है, इज सस्पेंडेड बाय स्प्रिंग बैलेंस फ्रॉम द सीलिंग ऑफ सैटेलाइट, सीलिंग ऑफ द सैटेलाइट से अटैच्ड है। टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी। देखिए अब बॉडी पर दो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। एक वो फोर्स, अब अगर ये बॉडी है ना, यहाँ पर देखिए ये बॉडी है, यहाँ पर इस बॉडी पर दो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। एक तो अर्थ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ जो इसको नीचे खींच रहा है, दूसरी इस स्प्रिंग की वजह से जो फोर्स आ रही है जो इसको ऊपर की तरफ खींच रही है। जो स्प्रिंग की वजह से आ रही है ना उसको हम कह रहे हैं नॉर्मल फोर्स Fn, और जो अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है जिस फोर्स से उसको हम कह रहे हैं वेट, यानी इसका वेट, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी होता है ना वेट, इस बॉडी पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है वो क्या है, वेट mg एक्टिंग डाउनवर्ड, और इसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। दूसरी क्या है, सपोर्टिंग फोर्स, इन नॉर्मल फोर्स Fn और टेंशन दी स्प्रिंग जो मैंने आपको बताया है एक्टिंग अपवर्ड, ये किधर एक्ट कर रही है, अपवर्ड एक्ट कर रही है। हमेशा याद रखें वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है, टेंशन अपवर्ड एक्ट करती है। यहाँ पर इसका जो वेट है ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, जबकि स्प्रिंग में जो टेंशन है ये अपवर्ड एक्ट कर रही है, और इसी को हम नॉर्मल फोर्स भी कह रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी सेंट्रीपिटल फोर्स वाले लेक्चर में कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो एक्चुअली कहीं से आ रही होती है, कोई और फोर्स वो सेंट्रीपिटल फोर्स सप्लाई कर रही होती है। जिस तरह कि हम इस मैस के साथ एक स्ट्रिंग अटैच करके इसको इस तरह से स्विरल करते थे, वहां पर हम कहते थे कि जो टेंशन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, देखें अब इस बॉडी पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, वेट और दूसरी कौन सी फोर्स है, सपोर्टिंग फोर्स। इसका मतलब है कि यहां पर ये बॉडी जो
इस सर्कुलर पाथ में मूव करेगी। देखिए यहाँ पर वो बॉडी जिसका मैं स्मॉल एम है वो भी इस तरह सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और सैटेलाइट भी इसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, क्योंकि वो बॉडी सैटेलाइट के अंदर ऐसी दोनों जो है वो इसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं अराउंड दी अर्थ इन दी स्पेसिफिक ऑर्बिट। अब यहाँ पर ये जो बॉडी जिसका मैं स्मॉल एम है इस पर दो फोर्सेज एक्ट कर रही है। पहली कौन सी फोर्स है? वेट। दूसरी कौन सी फोर्स है? सपोर्टिंग फोर्स। तो यहाँ पर अब देखने वाली बात यह है कि सेंट्रीपिटल फोर्स पर किसने प्रोवाइड किया? रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस, क्योंकि इस बॉडी पर जो फोर्स एक्ट कर रही है ऑब्वियसली उसी ने प्रोवाइड किया ना सेंट्रीपिटल फोर्स। जिस तरह की स्ट्रिंग और इस बाप के केस में कौन सी फोर्स एक्ट कर रही थी? टेंशन। टेंशन से हमने कहा था कि ये जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है जब हम इसको विरल करते हैं। तो यहाँ पर भी जो रिजल्टेंट फोर्स है, अब रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकलेंगे? रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए हम जितनी फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं उनका सम करते हैं, यानी नेट फोर्स हम इस बॉडी पर निकालेंगे और वही जो नेट फोर्स होगी वही एक्चुअली वो फोर्स होगी जो कि इसको इस सर्कल में घुमा रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, क्योंकि हमने यही पढ़ा था ना कि जो सर्कुलर ऑर्बिट है सर्कल के सेंटर की तरफ ही होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन। तो यहाँ पर भी सेंटर ऑफ अर्थ ही जो है वो इस बड़े सर्कल का भी सेंटर बन रहा है, इसलिए यही जो है वो डायरेक्शन होगी सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो यहाँ पर फिर वो फोर्स हमें कैसे मिलेगी? रिजल्टेंट फोर्स, कि हम फोर्सेस को ऐड करेंगे, वेट और सपोर्टिंग फोर्स दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा वहां से? रिजल्टेंट फोर्स। और वो रिजल्टेंट फोर्स एक्चुअली क्या होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पर फिर ये रिजल्टेंट फोर्स हमें कैसे मिलेगी? लिखेंगे इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। कैसे एक्सप्रेस करते हैं भाई? हमने क्या कहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? रिजल्टेंट फोर्स। इसका मतलब है ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, कहां से मिलेगी? Fc इज इक्वल टू, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट। इसका मतलब है Fc इज इक्वल टू वेट। वेट क्या होता है? mg, हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है mg, प्लस दूसरी फोर्स कौन सी है? सपोर्टिंग फोर्स Fn। लेकिन देखिए सपोर्टिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट टू वेट है। वेट इस तरफ एक्ट कर रहा है जबकि सपोर्टिंग फोर्स इस तरफ एक्ट कर रही है, यानी ऑपोजिट एक्ट कर रही है सपोर्टिंग फोर्स नॉर्मल फोर्स। तो इसके साथ हम क्या साइन लगाएंगे? माइनस Fn। जब भी हम फोर्सेस को ऐड करके रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं तो वहां पर डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। डायरेक्शन क्या होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए अब इसी इक्वेशन को आगे लेकर हम यहाँ पे चलते हैं। इसको मैं यहाँ पे रेस कर देता हूँ, आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अभी ये वाली इक्वेशन उठा के मैं यहाँ पर लिख दूंगा और इसी से आगे कंटिन्यू करूंगा। तो यहाँ पर अब हम इसको सीधा लिख लेते हैं, Fc इज इक्वल टू mg प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस Fn। अब यहाँ पर इतनी बात तो आपको क्लियर हो चुकी है। देखिए जनरली जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको हम कैसे लिखते हैं? मैं उस सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहा हूँ जो कि इस बॉडी पर एक्ट कर रही है, जो सैटेलाइट के अंदर है। तो हम क्या लिखेंगे? एज वी नो हम क्या जानते हैं? Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर अवर r, क्योंकि इस बॉडी का मास क्या है? स्मॉल m है और इसकी वेलोसिटी ये v है और जिस ऑर्बिट में मूव कर रही है उसका रेडियस कितना है? स्मॉल r। तो हमने ये लिख दिया इक्वेशन 1 और इसको क्या कहते हैं? इक्वेशन 2। अब क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर कीजिए और इस तरह से लिख लीजिए mv स्क्वायर अवर r। देखिए जब इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स आपस में इक्वल है तो राइट हैंड साइड्स भी तो इक्वल होनी चाहिए, तो राइट हैंड साइड्स को आप इक्वल कर लें। mv स्क्वायर ओवर r इज इक्वल टू mg माइनस Fn। अब ये अभी हमने कौन सी बॉडी की बात की है? ये जो बॉडी इस सैटेलाइट के अंदर है। अब हम बात करते हैं कि जो सैटेलाइट है, ऑब्वियसली सैटेलाइट भी तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ना, वो बॉडी सैटेलाइट के अंदर थी। सैटेलाइट अब इस सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, इसको भी जो फोर्स मूव करा रही है वो कौन सी फोर्स होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आ रही है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सैटेलाइट एंड दिस अर्थ। जिस तरह के लास्ट लेक्चर में मैं आपको बहुत ही डिटेल में ये चीज एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब अगर ये वाला सैटेलाइट नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ होगा तो वही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको हम क्या लिखेंगे? वेट की इक्वल हो जाएगी, W इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पर यही सेंटेंस हम लिख देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट ऑफ मास m। यानी इस सैटेलाइट को जो फोर्स इस सर्कुलर ऑर्बिट में घुमा रही है वो भी कौन सी फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिल रही है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस सैटेलाइट एंड अर्थ। देखें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ होगा सैटेलाइट तो उस वक्त जो फोर्स है वो क्या होगी? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, F इज इक्वल टू mg, यानी वेट की इक्वल हो जाएगी। तो यहां पर भी क्या होगा?
कि एफ जी और एफ सी आपस में बराबर हो जाएंगे। वही वाली हमने बात की है कि एफ सी यानी जो सेंटीमीटर फोर्स इस पर एक्ट कर रही है, जिसको सर्कुलर पाथ में घुमा रही है, वो एक्चुअली कहां से मिल रही है? एफ जी से। यानी ये क्योंकि नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ हम कंसीडर कर रहे हैं, तो यहां पर इसके वेट के इक्वल यानी ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ के इक्वल हो जाएगा ये। तो फिर यहां पे हम क्या लिखेंगे? एफ जी इज इक्वल टू एफ सी। तो एफ जी किसके इक्वल होगा? एम जी, क्योंकि हम वेट के इक्वल ले रहे हैं। अगर आपको ये बात नहीं समझ आ रही कि वेट के इक्वल किस तरह ले रहे हैं, तो ये बात मैंने बहुत ही डिटेल में लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन की थी, क्योंकि यहाँ पर अगर एक्सप्लेन किया तो फिर 20-25 मिनट यहीं पे लग जाएंगे, लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन की हुई है कि कैसे नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ होगा तो क्यों हम वेट लेंगे, और अगर दूर होगा तो किस तरह से लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाएंगे। ये सारी बातें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई है, और वो लेक्चर में आपको बता दूं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर वो आपने सुना हुआ होगा तभी आपको ये वाला लेक्चर सही तरीके से समझ में आएगा। इज इक्वल टू, अब एफ सी देखिए, इसकी हम बात करें सैटेलाइट की। अब इसका मैस कितना है? कैपिटल एम, तो कैपिटल एम हो जाएगा वी स्क्वायर अवर आर। वी स्क्वायर हमने क्यों लिखा है? क्योंकि ये भी इसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, वी के साथ, और आर क्या है? रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। रेडियस ऑफ ऑर्बिट तो स्मॉल आर ही है। अब यहां पर देखिए, मैं इसको इंप्लाइज करके आगे लिखता हूं। आपने क्या करना है? स्टेप नीचे स्टेप करना है। यहां पर भी इंप्लाइज कर देते हैं। देखिए यहां पर अगर इस एम को मैं नीचे ले आऊं तो क्या हो जाएगा? एम अवर एम जी मल्टीप्लाइड बाय जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अवर आर। अब यहां पर देखिए ये m और m कैंसिल हो जाएंगे। मैथमेटिकली तो हम कह देते हैं कि ये कैंसिल हो गए, लेकिन फिजिकली इनका मीनिंग क्या है? फिजिकली इनका मीनिंग ये है कि जो सैटेलाइट का मैस है ये यहां पर अनइम्पॉर्टेंट है, इसकी यहां पर इंपॉर्टेंस नहीं है। ये जितना भी हो इससे हमें कोई लेना देना ही नहीं है। लास्ट लेक्चर में ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये 1 इक्वल हो जाएगा, mm कैंसिल हो जाएंगे, g इज इक्वल टू वी स्क्वायर अवर आर। जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अवर आर स्मॉल आर। आपने इसको स्टेप के नीचे स्टेप करना है, क्योंकि पेपर में जब स्टेप नीचे आप स्टेप करते हैं तो वो आर्टिकल जरा खूबसूरत लगता है लिखा हुआ। यहाँ पर तो क्योंकि स्पेस कम है इसलिए मैं स्टेप के आगे स्टेप कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 2 इक्वेशन हो चुकी थी। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दूँ, लेकिन उससे पहले मुझे इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम देना पड़ेगा, और यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 4 कहना पड़ेगा। देखें यहाँ पर ये वी स्क्वायर अवर आर है। अगर मैं इस वी स्क्वायर अवर आर की जगह पर ये जी पुट कर दूं, क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रूव कर दिया है कि जी किस इक्वल है? वी स्क्वायर अवर आर के। तो इस वी स्क्वायर अवर आर को अगर मैं जी कर दूं तो ऑब्वियसली किया जा सकता है। तो मैं क्या लिखूंगा? यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3 के 4 को इक्वेशन नंबर 3 में यूज कर दो। तो मैं किस तरह से यूज करूंगा? बस वी स्क्वायर ओवर आर की जगह पर, यानी ये जो वी स्क्वायर ओवर आर है इसको मैं जी लिख दूंगा। तो किस तरह से आएगा? एम जी इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ एन, यही आएगा। अब देखें अगर इस एफ एन को मैं इधर ले आऊं और इस एम जी को मैं उधर ले जाऊं तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा सर जी, कर दीजिए। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? एफ एन को इधर लेकर आ रहा हूं, ले आइए। एफ एन इज इक्वल टू एम जी यहीं पर रहेगा, उधर वो माइनस था ना, इधर आके प्लस होगा। अब इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो माइनस एम जी। तो यहां पर दिस इंप्लाइज दैट एफ एन इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हमने यही नहीं प्रूव करना था कि एफ एन इज इक्वल टू 0। तो यहां पर मैथमेटिकली हमने प्रूव कर दिया है कि ये एफ एन क्या है? 0 के इक्वल है। पहले तो मैंने आपको जस्ट समझाया था ना कि फिजिकली किस तरह से एफ एन इज इक्वल टू 0 हो तो क्या मतलब है। तो यहां पर एफ एन मैथमेटिकली 0 के इक्वल आ चुका है, और हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि जब एफ एन 0 है तो इट्स मीन सपोर्टिंग फोर्स 0 है। तो यहां से क्या मालूम हुआ कि इस सैटेलाइट में जो कुछ भी है, एवरीथिंग इन दी सैटेलाइट इज एक्सपीरियंसिंग दी वेटलेसनेस। तो यहां पर ये चीज आपको समझ आ चुकी है। अब यहां पर नेक्स्ट हमने कंक्लूजन की हेडिंग लगानी है। कंक्लूजन में यही बात लिख देंगे कि एफ एन हमने कैलकुलेट किया तो एफ एन 0 के इक्वल आ गया। जब एफ एन 0 के इक्वल आ गया है तो फिर क्या होगा कि यहां पर हम कहेंगे कि सैटेलाइट में जो कुछ भी है, जितना मलबा सैटेलाइट में है, वो सारे का सारा वेटलेसनेस एक्सपीरियंस कर रहा है। तो कंक्लूजन की हेडिंग लगाते हैं और उसके नीचे ये वाला जुमला लिख देते हैं। नेक्स्ट हेडिंग अब हमने लगानी है कंक्लूजन। तो वही बात लिख देंगे जो भी मैंने आपको बताई है कि क्योंकि एफ एन 0 था, इस वजह से दी सपोर्टिंग फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी इनसाइड द सैटेलाइट, जो बॉडी इनसाइड सैटेलाइट है उस पर जो सपोर्टिंग फोर्स एक्ट कर रही थी वो क्या है? 0 है। देयरफॉर द बॉडीज
एज वेल एज एस्ट्रोनॉट्स इन सैटेलाइट, कि सैटेलाइट में कोई बॉडी हो या फिर एस्ट्रोनॉट खलाबाज हो तो वो भी क्या करेगा, वेटलेसनेस को एक्सपीरियंस करेगा। और ये कौन सी वेटलेसनेस होगी, अपेरेंट वेटलेसनेस। तो यहाँ पर आखिर में अपेरेंट वेटलेसनेस की बात आ गई, क्योंकि मैंने जो आपको लेक्चर के स्टार्ट में ही बता दिया था कि वेटलेसनेस का ये मतलब नहीं है कि वेट जीरो हो, और ना ही इसका ये मतलब है कि ग्रेविटी जीरो हो। वेटलेसनेस का मतलब वेट का जीरो होना भी नहीं है और ग्रेविटी का जीरो होना भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब बॉडी फ्रीली फॉल कर रही होती है तो उस केस में क्या होता है कि जो सपोर्टिंग फोर्स है Fn वो वैनिश हो जाती है, और इसी को हम कहते हैं वेटलेसनेस। वेटलेसनेस इन सैटेलाइट्स वाला आर्टिकल यहाँ पर कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि वेटलेसनेस के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए किसी भी तरह का भी घुमा फिरा कर, तो आप इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि अब आपको वेटलेसनेस का एक्चुअल कंसेप्ट मिल चुका है कि वेटलेसनेस का मतलब क्या है। तो फाइनली आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आर्टिफिशियल ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिए, और आज की वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताएं कि आपको ये वाला लेक्चर कैसा लगा। इस लेक्चर पर आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को और इस लेक्चर सीरीज को 11th क्लास की अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कीजिए, ताकि यहां पर हम एक प्रॉपर स्टडी प्लेटफॉर्म बिल्ड कर सके जहां पर हर बच्चे को फ्री और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके, और आपके लिए भी आगे क्वेश्चन और एमसीक्यू सीरीज लाई जा सके, वन शॉट लेक्चर्स लाई जा सके, क्योंकि अभी बहुत कुछ आपके लिए लेकर आना है। और मेरा एम ये है कि फिजिक्स इनसाइड आउट पर पढ़ने वाला हर बच्चा ही बोर्ड में फुल मार्क्स लेकर आए। लेकिन ये होगा कब, जब आपकी स्पोर्ट जारी रहेगी। अगर आपने अच्छे से स्पोर्ट किया तो आगे हर रोज 2-2 लेक्चर्स आया करेंगे, और इस सिलेबस को बहुत ही जल्दी कंप्लीट करके हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए आपने लेक्चर सीरीज को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। फाइनली आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।